स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैं दिख रहा हूं आपको? यस। ओके ओके, स्क्रीन भी विजिबल है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा सर? इंटेंजिबल एसेट में एक पेज ही पढ़ा है, पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो इंटेंजिबल एसेट हमने क्या पढ़ा सर? इंटेंजिबल एसेट मतलब नो फिजिकल सब्सटेंस, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए और उसके ऊपर कंट्रोल भी होना चाहिए। कंट्रोल का मतलब क्या? उसके ऊपर जो भी बेनिफिट मिल रहा है उसके ऊपर कवर होना चाहिए हमारा, और कोई दूसरा ये चीज़ ना यूज़ करे उसके ऊपर हमारा रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। और आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या सर? या तो वो सेपरेबल होना चाहिए या तो ट्रांसफरेबल होना चाहिए इंडिविजुअली, ठीक है? सेपरेबल या ट्रांसफरेबल होना चाहिए इंडिविजुअली, और अराइजेज फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अराइजेज हैज़ टू बी अराइजेज फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि फॉलोइंग कितनी चीज़ें नहीं इंक्लूड होती है इंटेंजिबल एसेट में: मार्केट शेयर, मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं आपने तो फिर वो इंटेंजिबल एसेट हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते, क्योंकि वो कभी भी लीव कर सकते हैं। कभी भी वो हमारे एम्प्लॉयज़ जो है कभी भी लीव कर सकते हैं, तो वो हमारी एसेट नहीं बन सकते। आई होप सो इतना क्लियर है। अब जो चैप्टर चलेगा वो सीधा सीधा आपको ऐसा ही लगने वाला है कि इंड AS 16 ही हम कर रहे हैं। सर रिकग्निशन क्राइटेरिया, कोई भी इंटेंजिबल एसेट को हमें रिकग्नाइज कब करना है? तो उन्होंने रिकग्निशन के लिए बोला है प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमारा प्रोबेबल होना चाहिए, हमें ऐसा लगना चाहिए कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिलने वाला है। फिर उसके बाद एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। सर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होना चाहिए एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये इंड AS 16 का ही सेम टू सेम रिकग्निशन क्राइटेरिया है कि अगर कोई भी इंटेंजिबल एसेट को मुझे बैलेंस शीट में लिखना है या तो उसकी एंट्री करनी है, अकाउंटिंग करना है उसका, तो इन दैट सिनारियो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उसका होना चाहिए एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली होना चाहिए वो चीज़। ओके। इनिशियल रिकग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। सर इनिशियल रिकग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट मुझे कैसे करना है? तो इंटेंजिबल एसेट जब हम परचेस करते हैं या अराइज हुआ है, तो इन दैट सिनारियो हमें क्या करना पड़ेगा? इनिशियली उसको रिकग्नाइज कैसे करना है वो चीज़ उन्होंने बताई हुई है। तो इनिशियल रिकग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, फर्स्ट पॉइंट, इफ इंटेंजिबल एसेट इज परचेस्ड और इंटरनली जनरेटेड, इंटेंजिबल एसेट इज रिकग्नाइज एट कॉस्ट। अगर हमने परचेज किया है या तो इंटरनली जनरेट किया है, खुद से जनरेट किया है, या तो हमने परचेज किया, तो इन दैट सिनारियो हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? एट कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट इंक्लूड्स एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग इंटेंजिबल एसेट टू कंडीशन इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। कॉस्ट इंक्लूड क्या करता है? कॉस्ट में हमने उसको नेसेसरी, उसको बनाने के लिए जो खर्चा किया और उसको नेसेसरी कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा किया, वो सारे खर्चे ऐड करते हैं। सर इंड AS 16 में भी हम ऐसा ही करते थे कि पुट टू यूज़, रेडी टू यूज़, मतलब वो इंटेंडेड यूज़ के लिए जो इंटेंडेड यूज़ करने के लिए जो हमने उसके ऊपर खर्चा किया वो सारी चीज़ ऐड करते हैं, और उसको नेसेसरी कंडीशन में लाने के लिए भी जो खर्चा किया वो भी सारी चीज़ में हम ऐड कर देंगे, ठीक है? सर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट को कॉस्ट, इंटेंजिबल एसेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं? सर परचेस प्राइस, उसके अंदर से ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट माइनस कर दो। सिंपल है, इतनी चीज़ जो मैंने बोली है वो परचेस प्राइस है, तो परचेस प्राइस प्लस करो, परचेस प्राइस लिखो, उसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट क्या कर दो? माइनस कर दो, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल गया। फिर उसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटी, परचेस, GST वो सारी हो गया। अगर नॉन रिफंडेबल है तो प्लस करो, रिफंडेबल है तो प्लस मत करो। सिंपल एज दैट। वो हमने इंड AS 16 में भी मैंने बताया था। सर लीगल फ़ी होगा या कॉस्ट होगा वो हमें ऐड कर देना है। प्रोफेशनल फ़ी, कंसल्टेशन फ़ी, एडवाइज़र फ़ी, कस्टमाइजेशन कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, दैट इज एग्जाम्पल सैलरी पेड फॉर सॉफ्टवेयर लोडिंग,
सैलरी पेड, सॉफ्टवेयर लोड करने के लिए भी जो खर्चा हमने दिया वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इंटेंजिबल एसेट का खर्चा हो जाएगा। एनी अदर डेवलपमेंट फेज एक्सपेंडिचर इंटरनली जनरेटेड, इंटरनली जनरेट करते हैं तो कोई डेवलपमेंट फेज का खर्चा होता है तो वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ डेवलप करने का भी खर्चा, वो मेरा क्या है, अल्टीमेटली इंटेंजिबल एसेट को अक्वायर करने का खर्चा माना जाता है। एनी अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, तो सर इतने कॉस्ट मुझे क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। मोटा मोटी इंड AS 16 अगर आपको आता हो तो जितना खर्चा मैंने किया फॉर द पर्पज ऑफ वो बनाने के लिए जितना खर्चा किया वो सारी चीज़ हमें ऐड कर देनी पड़ेगी। नोट, इन साइलेंट सिचुएशन अज्यूम टैक्सेस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। साइलेंट सिचुएशन में टैक्सेस जो है नॉन रिफंडेबल है, उसको हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यहाँ पे ये टैक्सेस जो है वो मान लेंगे कि हम जो साइलेंट सिचुएशन में टैक्स जो है वो नॉन रिफंडेबल है। फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड, सर ये कॉस्ट इंक्लूड नहीं होते। कौन से कॉस्ट सर, कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ ट्रेनिंग का खर्चा, बट ऑब्वियस है स्टाफ ट्रेनिंग का खर्चा जो है वो नॉर्मल खर्चा माना जाता है, वो जनरल वो इंटेंजिबल एसेट बिल्ड करने का खर्चा नहीं माना जाता। हाँ, स्पेसिफिकली स्टाफ ट्रेनिंग का खर्चा नहीं माना जाता, उन्होंने बोल दिया। ये जो चीज़ बोली है सर लॉजिकली समझते हैं इसको। सर लॉजिकली क्या होता है, सर स्टाफ ट्रेनिंग है, स्टाफ को मैंने ट्रेनिंग दिया तो समझो थोड़ा कि अगर कोई स्टाफ को मैंने ट्रेनिंग दिया तो वो नॉन इंटेंजिबल एसेट क्रिएट करने के लिए दिया नहीं, वो चीज़ तो मुझे कोई और पर्टिकुलरली इंटेंजिबल एसेट को क्रिएट करने के लिए नहीं दिया है। तो स्टाफ ट्रेनिंग जो है वो मेरे इंटेंजिबल एसेट क्रिएट करने के पोर्शन में कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग कॉन्फ्रेंस, इंट्रोडक्शन, लॉन्च ऑफ इंटेंजिबल एसेट, सर इंटेंजिबल एसेट को लॉन्च करने के लिए जो मैंने इंट्रोडक्शन प्रोग्राम रखा, क्या उसका मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है? सर कैसे, डिफर्ड एक्सपेंडिचर हो गया ना वो तो वो मेरा इंटेंजिबल लॉस, मतलब इंटेंजिबल एसेट को लॉन्च करने के लिए जो खर्चा हमने किया वो इंटेंजिबल एसेट को बनाने का खर्चा ऐड नहीं कर सकते हम लोग। वो लॉन्च का खर्चा है वो उसको अलग से ही अकाउंटिंग करना पड़ेगा, वो इंटेंजिबल एसेट का पार्ट नहीं है। एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन कॉस्ट ऑलरेडी मैंने बता चुका, एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन कॉस्ट ये सारी चीज़ किस में आ जाती है, इंटेंजिबल एसेट में नहीं आती। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर मतलब स्टार्टअप कॉस्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर स्टार्टअप कॉस्ट भी इंटेंजिबल एसेट में नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव, जनरल एंड सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन करने का जनरल ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सारे खर्चे इंटेंजिबल एसेट को बिल्ड करने के लिए नहीं होते। ऑपरेटिंग लॉसेस मतलब सर बिजनेस में कोई ऑपरेटिंग लॉस हुआ है, मतलब सपोज मैंने PNL बनाया तो PNL का जो लॉस हुआ है, सपोज ये लॉस आप ऐसा बोलते हो कि नहीं इंटेंजिबल एसेट इस बार प्रिपेयर किया ना, इस वजह से ये लॉस हुआ, तो ये लॉस भी हम क्या करेंगे, इंटेंजिबल एसेट में बिल्डअप कर देते हैं, एसेट में लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिजनेस का लॉस है वो बिजनेस का ऑपरेटिंग लॉस ही माना जाएगा, वो ऑपरेटिंग इंटेंजिबल एसेट में नहीं आ सकता। मोटा मोटी जो चीज़ जो मैंने इनडायरेक्टली यहाँ पे बोली, यहाँ पे जो सारी चीज़ें बोली मैंने इंट्रोडक्शन में, वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाई। क्लियर है? आई होप सो, नो डाउट्स नहीं होंगे। और भी चीज़ें लिखी हुई है, परचेज ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, आप इंटेंजिबल एसेट को मेंटेन करने का जो कॉन्ट्रैक्ट करते हो वो भी क्या है, इंटेंजिबल एसेट का पार्ट नहीं हो सकता। क्योंकि आपने इंड AS 16 में भी मैंने बताया था कि सर आप कोई एसेट परचेस करते हो उसको मेंटेन करने का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो अलग होता है और उसको परचेस का कॉस्ट अलग होता है, दोनों चीज़ डिफरेंट है, ऐसा ही मानना है हमें। सब्सिक्वेंट कॉस्ट ऑन इंटेंजिबल एसेट, एज एन एग्जाम्पल एनुअल फी, रॉयल्टी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स और ऑन फ्रेंचाइजी। ठीक है, एनुअल फी, रॉयल्टी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑन फ्रेंचाइजी। तो सर सब्सिक्वेंट कॉस्ट ऑन इंटेंजिबल एसेट, सर एनुअल फी, एक इंटेंजिबल एसेट बन गई, एक इंटेंजिबल एसेट बन गई, उसके बाद अगर उसके ऊपर कोई खर्चा हो रहा है तो वो सारे खर्चे इंटेंजिबल एसेट का पार्ट नहीं है। कैश डिस्काउंट, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, सर कैश डिस्काउंट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ योर इंटेंजिबल एसेट। नॉर्मल ट्रेड डिस्काउंट है वो हम माइनस करते हैं, पर कैश डिस्काउंट जो है वो फिनांस कंपोनेंट है, तो कैश डिस्काउंट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ योर इंटेंजिबल एसेट। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू परचेज और इंटरनली जनरेट द इंटेंजिबल एसेट अनलेस फॉलोड बाय इंड AS 23। अगर कोई इंड AS 23 के हिसाब से अगर आपको कोई एसेट बिल्ड करने के लिए इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो यहाँ पे ऐड कर दो, लेकिन उसके अलावा कोई इंटरेस्ट आप इंटेंजिबल एसेट को बिल्ड करने के लिए आपने लोन लिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल इंड AS 23 उसके अंदर फॉलो हो रहा है। रिसर्च फेज एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, सर रिसर्च फेज एक्सपेंडिचर जो है वो आपको कंसिडर करना है। इन केस ऑफ इंटरनली जनरेटेड गुडविल हो तो आपको ऐड करना है, वरना नहीं करना है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट ये आगे मैं बताऊंगा, डोंट वरी। स्पेसिफिक पॉइंट टू रिमेंबर इन केस ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, सर दो फेज होते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। इंटेंजिबल एसेट के दो ही फेज होते हैं, वो थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। क्या है सर, इंटेंजिबल एसेट इज इंटरनली जनरेटेड इन 2 phases। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट फेज? किसी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? स्पेसिफिकली किसी को आइडिया है?
न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट है पर उसको डेवलप करना है तो वो खर्चा डेवलपमेंट में है। कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल आप ले सकते हो? मतलब मोटा मोटी, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि आप यू नो द कॉन्सेप्ट, बट प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एग्जांपल ऐसा हुआ है आपके सामने जो आप एग्जांपल ले सको जिससे आप अच्छे तरीके से समझ पाओ? जो ब्लूप्रिंट्स में होता है तब तक वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहता है ना। हाँ, करेक्ट। देखो, एक रियल लाइफ सिनारियो बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। सर आप क्या बोल रहे हो, कौन सा रियल लाइफ सिनारियो? सपोज ऐसे समझते हैं 1920 में हम चले जाते, 2019-2020, ठीक है, कोरोना टाइम पे चले जाते हैं। तो सर कोरोना टाइम के ऊपर थोड़ा ध्यान से समझना, कोरोना टाइम के ऊपर हमें एक वैक्सीन डेवलप करनी थी। तो पहले हम वैक्सीन को डेवलप करने के लिए पहले तो हमें ये जानना पड़ा कि क्या इसके ऊपर वैक्सीन बन सकती है कि नहीं बन सकती। थोड़ा ध्यान से समझना सर, क्या इसके ऊपर वैक्सीन बन सकती है कि नहीं बन सकती, उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं उसको बोलते हैं, वो फेज को बोलते हैं रिसर्च। जिस पॉइंट के ऊपर मुझे पता चल गया कि हाँ इस इंग्रेडिएंट्स के ऊपर हम अगर काम करेंगे तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, वैक्सीन बन ही जाएगी, और उसके ऊपर क्या हो जाएगा, वैक्सीन जैसे ही बनेगी तो हमारा काम हो जाएगा। तो उसकी ब्लूप्रिंट जैसे तैयार हो गई, जैसा उन्होंने बोला, करेक्ट एकदम, कि जैसे ही उसकी ब्लूप्रिंट तैयार हो गई कि हम इस इंग्रेडिएंट्स को हम यूज़ करेंगे तो देयर माइट बी चांसेस कि इसके ऊपर एक डेवलप हो सकता है, हमारा जो प्रोजेक्ट हमने जिसके लिए हमने पर्पस के लिए काम चालू किया था वो प्रोजेक्ट हमारा डेवलप हो सकता है। क्लियर है? तो वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेवलपमेंट फेज। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है सर, इंटेंजिबल एसेट इज इंटरनली जनरेट अगर आप करते हो ना तो वो 2 फेज में जनरेट करते हो। कौन सा सर? पहला रिसर्च फेज और दूसरा डेवलपमेंट फेज। सर रिसर्च फेज का मतलब क्या? प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन टू गेन द नॉलेज गेन करने के लिए एक प्लान इन्वेस्टिगेशन आप करते हो, उसको बोलते हैं रिसर्च। एंड एक्सपेंसेस मेड ड्यूरिंग द रिसर्च फेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर आप रिसर्च फेज के ऊपर जो भी खर्चे करते हो वो आपका कोई भी दिन इंटेंजिबल एसेट नहीं बन सकता। आप सोचो, कोई भी प्रॉब्लम को आपने उठा लिया, उसके ऊपर आपने रिसर्च किया, इट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ योर इंटेंजिबल एसेट, वरना तो ऐसा हो जाएगा जो भी खर्चा किया एसेट आपका बन जाएगा, जो भी खर्चा किया एसेट बन जाएगा, जो भी खर्चा किया एसेट बन जाएगा। नहीं, जब तक उसका ब्लूप्रिंट नहीं आता, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होगी इसके ऊपर डेवलपमेंट होगा, तब तक वो रिसर्च का खर्चा माना जाता है, और वो रिसर्च का खर्चा सीधा पीएनएल की डेबिट पे लिखते हो, आप असेट के अंदर नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते। दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब डेवलपमेंट फेज पे आते हैं सर। एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स टू डेवलप द इंटेंजिबल असेट। आपने सर रिसर्च फेज के ऊपर जो फाइंडिंग्स आपने फाइंड आउट किया, जो भी चीज़, उसको आप रिकॉर्ड करते हो, उसको आप फाइंड आउट किया, उसको आप अप्लाई करते हो टू डेवलप इंटेंजिबल एसेट, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज स्टार्ट्स आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड रेगुलेटरी अप्रूवल। इट इज द डेट ऑन विच रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट इज मैट। इंटरनली जनरेटेड जो एसेट होती है वो उस दिन आपका क्राइटेरिया मैट होता है, उस दिन आपका क्राइटेरिया क्या होता है, वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटी के हिसाब से वो मैच हो जाता है, वो भी क्राइटेरिया जो भी है वो फुलफिल हो जाता है। इसी वजह से हम इंटेंजिबल एसेट क्रिएट कर पाते हैं। एक्सपेंस मेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज इज रिकॉग्नाइज्ड एट इंटेंजिबल एसेट। सर डेवलपमेंट फेज में आप जितना भी खर्चा करते हो वो सारा आपका इंटेंजिबल एसेट में चला जाएगा, पर रिसर्च वाला खर्चा नहीं जाता। इसी वजह से आपने इंटर में अपने डायरेक्ट टैक्सेशन चालू है, आपका डायरेक्ट टैक्सेशन चालू है, डीटी पढ़ रहे हो? सर वो थर्ड ग्रुप में। हाँ, मतलब थर्ड ग्रुप अभी नहीं पढ़ रहे हो, मतलब पढ़ा नहीं है हाँ, अभी तक? पढ़ा है। इंटर में तो पढ़ा होगा, मतलब सेकंड लेवल पे तो पढ़ा ही होगा ना। यस, तो पढ़ा है। सबको पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। हाँ, तो उसके अंदर सेक्शन 35 आता है। यस। हाँ, तो सेक्शन 35 के अंदर आप याद करो, सेक्शन 35 के अंदर आपको साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन मिलता है स्पेसिफिकली। यस, तो वो क्यों साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन मिलता है? क्योंकि डेवलपमेंट वाला है तो खर्चा आप इंटेंजिबल एसेट में कर दोगे,
सर डेवलपमेंट वाला खर्चा तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा बैलेंस शीट में लिख दोगे, पर रिसर्च वाला खर्चा जो है वो आप माइनस नहीं ले सकते। इसी वजह से सेक्शन 35 के अंदर आपको साइंटिफिक रिसर्च के नाम के ऊपर वहां पे आपको डिडक्शन मिलता है। आई होप सो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ डायरेक्ट टैक्सेशन। गॉट इट? ओके सर, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड mastheads, public titles, customer list, goodwill are not recognized as intangible assets since their cost cannot be reliably measured। अब देखो ब्रांड्स, सर इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, आपने खुद ने एक ब्रांड जनरेट किया, उसकी वैल्यू आप कैसे, सर उसकी कॉस्ट कैसे रिलायबली मेजर करोगे? आप सोचो सर, इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, आपने सपोज आप अपनी गुडविल, सपोज मान लो आपका कोई भी बिजनेस है, आपने अपनी गुडविल मार्केट में क्रिएट की है, तो वो इंटरनली जनरेटेड गुडविल है। सर वो इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, उसका कॉस्ट कैसे रिलायबली मेजर कर पाओगे, मुझे बताओ सर। कुछ कर पाओगे? नो सर, नहीं कर पाएंगे ना। देखो कोई भी गुडविल, मान लो सपोज मेरा इंटरनली जनरेटेड, सपोज XYZ कोई मेरा क्लास है, ठीक है। अब क्लास की इंटरनली सपोज मैंने गुडविल मेरे नॉर्मली 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो 8 साल में मेरी थोड़ी बहुत वैल्यू बनी है, ठीक है। तो वो जो वैल्यू बनी है जो भी लोगों के दिमाग में, तो वो जो वैल्यू बनी है उसका कॉस्ट मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ? तो जब तक ऐसी इंटेंजिबल असेट होती है, ब्रांड है, गुडविल है, पब्लिशिंग टाइटल्स है, ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसका कस्टमर, मतलब अल्टीमेटली आप इंटरनली जनरेट करते हो ना, तो उसका कॉस्ट आप रिलायबली मेजर नहीं कर पाते। क्यों सर? उसका कॉस्ट मैं मेजर करूंगा तो कैसे करूंगा? थोड़ा ध्यान से सोचो सर, मैं मेजर ही नहीं कर पाऊंगा उसका कॉस्ट कैसे? सर आप सपोज मेरी गुडविल है, मान लो कि आपका छोटा सा एक बिजनेस है, आपको गुडविल, आपकी खुद के बिजनेस की गुडविल फाइंड आउट करनी है। आप बोलोगे कि सर गुडविल मैं फाइंड आउट तो कर लूंगा, पर जब तक मुझे वो अमाउंट पता ही नहीं है, रिलायबली पता ही नहीं है, तब तक मैं कैसे उसको लिख दूं? पर उसके उल्टा, जब आपको ये बिजनेस को बेचना है, तब आपको पता है कि ये बिजनेस की जो गुडविल है ना, उस पॉइंट के ऊपर, जिस दिन मुझे बेचना है, उस पॉइंट तक मैंने कितना गुडविल क्रिएट किया है, वो मुझे बेचना है। तो उस पॉइंट के ऊपर आप वो चीज़ बेचने के बाद आप रिलायबली उसके पास एक गुडविल का पैसा मांग सकते हो। तो फिर वो बंदा जिसने आपके पास से गुडविल परचेज किया है, वो असेट में लिख सकता है गुडविल करके। तो इसी वजह से इंटेंजिबल असेट जो होती है ना, इंटेंजिबल असेट नॉर्मली इंटरनली जनरेटेड जो होती है, वो रिलायबली मेजर नहीं कर पाते, तो इन दैट सिनारियो हम लिखते ही नहीं है। पर हाँ, पहले ही बोल देता हूँ, जो रिलायबली मैं मेजर कर पाता हूँ, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, ये सारी चीज़ आप रिलायबली मेजर कर पाते हो। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आप खर्चा करते हो ना, आपको पता चल जाता है। पर गुडविल के लिए आप खर्चा थोड़ी करते हो। सोचो, गुडविल के नाम के ऊपर, गुडविल को डेवलप करने के लिए आपने खर्चा किया, कैसा खर्चा, कहाँ पे किया, नहीं पता। ब्रांड डेवलप करने के लिए कितना खर्चा किया, कैसे? सर ब्रांड डेवलप करने के लिए मतलब प्रोडक्शन के लिए जितना भी खर्चा किया वो ब्रांड का खर्चा है? नहीं सर, वो तो रॉ मटेरियल है, वो तो प्रोडक्शन का खर्चा है, वो तो कॉस्ट शीट में जाना चाहिए। तो फिर इन दैट सिनारियो यहाँ पे वो चीज नहीं आ सकती। क्लियर है? डन? आई होप सो क्लियर है। तो मैं आगे जाऊं? ओके, चलो। If research project, that is expenses on research phase, is acquired in business combination, then it recognized as intangible asset as fair value। ये सब कॉम्बिनेशन आएगा, yes, तब आपको मैं बता दूंगा। कॉम्बिनेशन जब भी आएगा, ओके नो इशू, जब भी कॉम्बिनेशन आ जाएगा तब मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा। अभी इसका जानने का कोई सेंस नहीं बनता। अकाउंटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट। सर इंटेंजिबल एसेट का अकाउंटिंग कैसे होता है? जस्ट लाइक इंड AS 16। सर कैसे? एट द बिगिनिंग आपने कोई इंटेंजिबल एसेट परचेस किया तो क्या होगा सर? इंटेंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक और पेएबल्स। सिंपल है, इंटेंजिबल एसेट टू बैंक या तो पेएबल क्रेडिटर हो जाता है। सर एवरी ईयर एंड आप क्या करते हो? डेप्रिसिएशन करते हो। तो इंटेंजिबल एसेट में क्या होता है? अमोर्टाइजेशन होता है। तो सर अमोर्टाइजेशन टू इंटेंजिबल एसेट ऐसी एंट्री हो जाती है, अमोर्टाइजेशन टू इंटेंजिबल एसेट ऐसी मेरी एंट्री हो जाएगी।
या तो अमोटाइजेशन टू प्रोविजन, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऐसा करते हैं, तो जैसे ही यहाँ पे अमोटाइजेशन टू प्रोविजन फॉर अमोटाइजेशन और अक्यूमुलेटेड अमोटाइजेशन। फॉर ट्रांसफरिंग अमोटाइजेशन टू पीएनएल, सर ट्रांसफरिंग अमोटाइजेशन टू पीएनएल ट्रांसफर करने के लिए सर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू अमोटाइजेशन, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू अमोटाइजेशन आपको ये भी लिख देना पड़ेगा। क्लियर है सर? इज इंटेंजिबल एसेट अक्वायर्ड ऑन डिफर्ड सेटलमेंट, सर डिफर्ड सेटलमेंट होगा तो मैंने आपको जो इंड AS 16 में जो चीज़ सिखाई है ना वैसा का वैसा, सर डिफर्ड सेटलमेंट होगा तो मैंने आपको बताया था ना कि 1 साल के बाद 1000 रुपये, 2 साल के बाद 1000 रुपये, 3 साल के बाद 1000 रुपये को सबको प्रेजेंट में लेके जाओ और उसका टोटल करके उसकी वैल्यू लिख दो। तो सर अगर इंटेंजिबल डिफर्ड सेटलमेंट हुआ तो इंड AS 16 में हमने जो डिफर्ड सेटलमेंट किया था वैसा का वैसा सीधा सीधा हमें अप्लीकेबल करना है। सर इंटेंजिबल असेट अक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ असेट्स, सर एक्सचेंज कर रहे हैं तो भी इंड AS 16 में जो मैंने एक्सचेंज के लिए बताया था, सर कॉमर्शियल सब्सटेंस है कि कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, वो चीज़ के साथ पूरा एग्जाम्पल के साथ करवाया था। कॉमर्शियल सब्सटेंस है कि कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो उस सिनेरियो में वहाँ पे जाएंगे। सर कॉम्बिनेशन वाला आपको सिलेबस में नहीं है तो वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद सर अमोटाइजेशन मतलब डेप्रीशिएशन का मेथड क्या होना चाहिए, अमोटाइजेशन मतलब डेप्रीशिएशन, तो सर डेप्रीशिएशन का मेथड क्या होना चाहिए। सर यहाँ तक समझ आया जो मैंने बताया सर अकाउंटिंग एंट्रीज, और उसमें कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ लो वरना मैं आगे जाऊँ। क्लियर है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सर अमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, सर इंटेंजिबल एसेट का अमोटाइजेशन कैसे करना है। मेथड्स फॉर चार्जिंग अमोटाइजेशन, मेथड्स फॉर चार्जिंग अमोटाइजेशन, सर SLM अमोटाइजेशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। सर SLM किया तो नॉर्मली यही फॉर्मूला होता है हमारे टेंजिबल एसेट का, तो इंटेंजिबल एसेट का भी यही फॉर्मूला होगा। फिर उसके बाद WDV में क्या होगा, अमोटाइजेशन इंटू अमोटाइजेशन रेट, तो सर WDV में वही तो करते हैं हम, कॉस्ट इंटू परसेंटेज ही कर देते हैं डायरेक्टली, तो वही करना है यहाँ पे भी। सर यूज़ ऑफ प्रोडक्शन मेथड्स, सर प्रोडक्शन मेथड्स का यूज़ करना है, तो इन दैट सिनेरियो प्रोडक्शन मेथड्स का यूज़ करेंगे तो सिंपल है, पहले ही दिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोडक्शन का एस्टिमेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो इंटेंजिबल एसेट की वजह से कितना प्रोडक्शन होगा उस पर्सपेक्टिव से, वो जितना भी प्रोडक्शन करोगे उस रेशियो में आपको डेप्रिसिएशन करना है। मैंने इंड AS 16 में ये चीज़ बताई थी कि जब आपने कॉस्ट सपोज 10 लाख रुपए का कोई एसेट लिया है और आपने फ्यूचर में, आपको पता है सपोज मान लो 10 लाख रुपए का एक मशीन आपने लिया, ठीक है, और फ्यूचर में वो 1 लाख, मुझे पता है कि 10 साल तक चलेगा तो 1 लाख यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर पाएगा। आपको पता है कि 1 लाख यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर पाएगा 10 ईयर्स में, तो फिर जिस साल जितना प्रोडक्शन करेगा उस रेशियो में उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। सपोज पहले साल 10,000 यूनिट आपने ट्रांसफर किए, मतलब 10,000 यूनिट्स आपने पहले साल प्रोडक्शन किया, तो सर पहले साल का आपका डेप्रिसिएशन मतलब अमोटाइजेशन कितना आएगा, 10 लाख खर्चा किया था वो, मल्टीप्लाई बाय 10,000 यूनिट डिवाइड बाय टोटल यूनिट, कितना आपका एक्सपेक्टेशन है 1 लाख, तो ये आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का अमोटाइजेशन आ जाएगा। ये मैंने एग्जांपल आपको बताया तो यही चीज़ लिखी हुई है। सर यूज ऑफ प्रोडक्शन मेथड्स, अमोटाइजेशन इज चार्ज इन द रेशियो ऑफ एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट्स, है एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट्स में आपको ट्रांसफर, आप वो रेशियो में क्या कर सकते हो, डेप्रिसिएशन कर सकते हो। इफ एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट्स आर रिवाइज्ड इन फ्यूचर, सर एस्टिमेटेड प्रोडक्शन मतलब रिवाइज मतलब फ्यूचर में ऐसा होता है कि 1 लाख की जगह पे आपका प्रोडक्ट कैपेसिटी 150 का हो गया, तो डिवाइड बाय 150 करना, जितना प्रोडक्शन हुआ है वो लिख दो ऊपर, वो भी चलेगा। इफ एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट्स आर रिवाइज्ड इन फ्यूचर देन अमोटाइजेशन इज चार्ज इन रिवाइज्ड रेशियो ऑफ एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट्स फ्रॉम द ईयर इन विच एस्टिमेटेड हैज बीन रिवाइज्ड। हाँ सर रिवाइज हो जाएगा तो रिवाइज के हिसाब से ट्रांसफर कर दिया, रिवाइज के हिसाब से कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 150 वो भी हो सकता है। क्लियर है? आई होप सो क्लियर है ये चीज़ भी। अब उन्होंने बोला है नोट, अमोटाइजेशन ऑन इंटेंजिबल एसेट बिगिंस व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज, रेडी टू यूज होगा तब से इंटेंजिबल एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन मिल जाता है। इंड AS 16 में भी वही था। ओके सर, अमोटाइजेशन ऑन इंटेंजिबल एसेट सीजेस व्हेन इट इज डी-रिकॉग्नाइज्ड, दैट इज सोल्ड या तो क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। सर अमोटाइजेशन कब से बंद हो जाता है, जब वो डी-रिकॉग्नाइज हो जाता है, मतलब सेल हो जाता है जब, या तो वो क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, मतलब ऐसा यूनिट बन जाता है कि जो यूनिट आपके इनकम से ज़्यादा आपका खर्चा करवा रहा है। तो अगर वो इंटेंजिबल एसेट के ऊपर अमोटाइजेशन बंद हो जाता है जब, कब सर, वो एसेट अगर सेल हो गई या तो क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल अगर हो गया तो भी बंद हो जाएगा। एंड इफ देयर इज वैल्यू इन अमोटाइजेशन मेथड, चेंज इन अमोटाइजेशन मेथड, तो सिंपल है यूजफुल लाइफ या तो रेसिडुअल वैल्यू
इट इज़ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। सर इंड एस 8 हमने पढ़ा था, अकाउंटिंग एस्टीमेट में चेंज हुआ ऐसा मान लिया जाएगा। तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आपको देनी है, दैट इज इफेक्टिव गिवन इन द रिमेनिंग पीरियड। ये जो मैंने किया सर, अब सपोज ऐसा है कि सेकेंड ईयर में जब प्रोडक्शन किया तब हमारा एस्टिमेशन 1 लाख यूनिट्स की जगह पे 1,50,000 यूनिट्स हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा सर, 10 लाख यूनिट, 10 लाख रुपए का खर्चा हुआ। सपोज मान लो सेकेंड ईयर में 20,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ और टोटल प्रोडक्शन अब रिक्वायरमेंट मेरी 150, टोटल यूनिट प्रोडक्शन का एस्टिमेट मेरा 150 हो गया। तो ठीक है, सेकंड ईयर में जब डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, अमोर्टाइजेशन चार्ज करूंगा, 20,000 डिवाइड बाय 1,50,000 कर दूंगा। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो यही रिमेनिंग पीरियड में आपको इफेक्ट देनी है। एंड लास्टली फोर्थ पॉइंट है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज कंसिडर्ड, लीगल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज नॉट रिलेवेंट। लीगल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट, मतलब इतना ही है। इंटेंजिबल एसेट नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, पर मैंने बता दिया आपको कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से अगर ये एस पूछना है तो इंड एस 16 ही पूछ लेंगे आपको। किसी को इसमें डाउट हो तो मुझे बता दो, वरना मैं आगे हम थोड़ा 5-7 मिनट का ब्रेक लेंगे और हम इंड एस 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, जिसका सम आता ही है, मेजरली दिखता ही है, वैसा वाला एस हम स्टार्ट करेंगे। समझ आ गया सबको? ठीक है, चलो तो अब हम नेक्स्ट पीडीएफ आपको शेयर करता हूं मैं विद इन 5 to 10 मिनट्स। 5:50 पे स्टार्ट करते हैं, 5:42 हुआ है। अब वो मिनिमम 1.5 आवर्स तो चलेगा ही, नेक्स्ट 2 घंटे तक वो इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स ही चलने वाला है, इतना याद रख लेना। क्लियर है? तो 8 बजे तक हो जाएगा। आपका रोज़ा है तो यू कैन गो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बट मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर इफ़ पॉसिबल हुआ तो मैं ही आपको लिंक शेयर इसी ग्रुप में कर दूंगा। क्लियर? डन? ओके, 10 मिनट्स का ब्रेक एंड देन विल स्टार्ट अगेन।